नमस्कार, सिटीलाइट देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। जबलपुर एयरपोर्ट पर एक युवक को 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। शहडोल का रहने वाला ये युवक अतीक अहमद इसका नाम है, जो बेंगलुरु जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा था। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ को युवक के बैग से 2 कारतूस मिले। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। उससे पूछताछ की जा रही है कि वो अपने साथ कारतूस लेकर सफ़र क्यों करने जा रहा था। डुमना एयरपोर्ट पे आज सीआईएसएफ के द्वारा रूटीन जांच में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिसके बैग में 2 कारतूस जिंदा कारतूस होना पाए गए हैं। उक्त लोग कुल 3-4 लोग जा रहे थे साथ में। जिस युवक के पास से कारतूस मिला है उसको खमरिया थाना पुलिस को हैंडओवर किया गया है। उक्त युवक के संबंध में कहाँ से आया है, कहाँ जा रहा है और क्या उसकी सोच थी, उस संबंध में पूछताछ की जा रही है। गुना से एक हैरान करने वाला और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां कोबरा के काटने से सर्पमित्र की ही मौत हो गई। घटना से ठीक पहले सर्पमित्र कोबरा को गले में लपेटे हुए नजर आया। परिजन के मुताबिक राघवगढ़ के 42 वर्षीय सर्पमित्र दीपक महावार को सांपों का रेस्क्यू एक्सपर्ट माना जाता था। दीपक ने अब तक सैकड़ों जहरीले सांपों को पकड़कर जंगल में छोड़ चुका था। ये परिजनों ने बताया कि सोमवार को बरवटपुरपुरा से एक फ़ोन कॉल आया। इसके बाद दीपक वहां पहुंचा, कोबरा को सुरक्षित पकड़ लिया। इसके बाद वो कोबरा को गले में लटकाकर बाइक पर बैठकर एक वीडियो में नजर आया। कुछ लोगों ने बताया कि वीडियो बनाया जा रहा था। इस दौरान रास्ते में कोबरा ने हाथ में उसे डस लिया। हालात बिगड़ने पर दीपक ने दोस्त को फ़ोन कर बुलाया। इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, लेकिन उसे गुना रेफर किया गया। जब उसे राहत महसूस हुई तो वो वापस लौट आए, लेकिन देर रात फिर से तबीयत बिगड़ी और जब तक फिर से उसे अस्पताल पहुँचाया जाता, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह वीडियो भी सामने आया है। सर्पमित्र दीपक की मौत उनके लिए एक बड़ा सबक है। जो लोग खतरा मोल लेकर इस तरह की लापरवाही करते हैं और सांप वगैरह को गले में लपेट लेते हैं, तो देखिए सर्पमित्र होने के बावजूद कोबरा ने जब उसे डसा तो उसकी मौत हो गई। तो ये सबक है दूसरे लोगों के लिए जो ऐसे जहरीली जानवरों के साथ मस्ती मजाक करते हैं और वीडियो बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार नजर आते हैं। हाँ दीपक भाई, कहाँ से रेस्क्यू किया ये? कोरिया जिले के बैकुंठपुर इलाके में आग से जलकर पिता पुत्र की मौत हो गई। आमापारा गांव स्थित घर के कमरे में ही आग लगने से यह हादसा हुआ। जानकारी मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंची। हर एंगल से जांच शुरू की गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार की रात पति और पत्नी के बीच विवाद हुआ था। पत्नी पड़ोस के यहाँ अपने एक बेटे के साथ सोने चली गई थी। वहीं 25 वर्षीय राजू अपने 5 साल के बेटे के साथ एक कमरे में सोया था। इस दौरान घर में आग लग गई, दोनों की मौत हो गई और हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है कि आग कैसे लगी थी। में आग लग गई थी और उसमें पिता और उसका 5 साल का पुत्र जल करके मृत्यु हुआ है। थाना में रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद फोरेंसिक टीम और पुलिस टीम जा करके जांच कर रही है और पूरे टीम हमारी विवेचना कर रही है। विवेचना के बाद निष्कर्ष आएगा। सरगुजा में प्रतापपुर चौक स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा से भाला और पुराना बस स्टैंड के पास स्थित पंडित दीनदयाल प्रतिमा से चोर चश्मा चुरा ले गए। इस दौरान चोरों ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित भी कर दिया। शहर के प्रमुख चौक चौराहों में चोरी की 2 वारदातों से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और पुलिस की रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। कि नशीले पदार्थों का सेवन करते हुए अनेकों स्थान पे कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, ऐसी जानकारियां लगती हैं। तो हम लोग को अगर जानकारी लग रही है तो पुलिस को कैसे नहीं लगती? पर अगर आप कार्रवाई नहीं करोगे जो आम जनों में सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने की स्थितियों को उत्पन्न करते हैं। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि महाराणा प्रताप जी का प्रतापपुर नाका से और पुराना बस स्टैंड में दीनदयाल उपाध्याय जी का चश्मा और भाला चोरी हुआ है प्रतापपुर चौक से। तो इसमें पुलिस के पास अभी आवेदन नहीं आया है। इसमें आपके संज्ञान में लाया है। थाना कोतवाली को बोल के उसमें तस्दीक किया जाएगा। जो भी होगा उस तस्दीक के बाद कार्रवाई की जाएगी।
ग्वालियर के क्वालिटी रेस्टोरेंट से खाद्य पदार्थों के सैंपल की जांच रिपोर्ट 50 दिनों बाद आ गई है। रिपोर्ट में 4 सैंपल पास हो गए हैं जबकि 1 सैंपल फेल हो गया है। भोपाल लैब से आई रिपोर्ट में पनीर, मावा, भुनी प्याज, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल के सैंपल मानक के अनुरूप पाए गए, जबकि कढ़ाई से लिया गया जो सनफ्लावर ऑयल था यह अमानक निकला है। आपको बता दें कि 4 मई को विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की शादी में आए मंत्री पटेल रात को अपने परिचितों के साथ क्वालिटी रेस्टोरेंट पहुंचे थे। यहां टेबल खाली न मिलने पर उनके रेस्टोरेंट और कर्मचारियों के बीच कुछ विवाद हो गया था, जिसके बाद मंत्री ने फूड सेफ्टी टीम को मौके पर बुलाकर देर रात सैंपल कलेक्ट कराए थे। अब रिपोर्ट सामने आने के बाद विभागीय अधिकारी नियम के मुताबिक कार्रवाई की बात कह रहे हैं। रिपोर्ट आई है, उसमें एक रिपोर्ट थोड़ी सब स्टैंडर्ड निकला है उसमें, और सब स्टैंडर्ड है पर उसकी गुणवत्ता कम है उसमें, पर इंजरीज टू हेल्थ नहीं है। तो ये रिपोर्ट आई है एक, और उसमें आगे का देखते हैं क्या करते हैं। फूड एनालिस्ट से बात होगी, फिर आगे का डिसाइड हो क्या करना है। मई में ये सैंपल लिए गए थे। जी जी, शिकायत नहीं की थी? शिकायत उस टाइम वो कुछ शिकायत आ रही थी तो सैंपल लिए गए थे, दिवाली के टाइम भी लिए गए थे। इस पर आगे क्या कर रही थी? अब फूड एनालिस्ट से डिसाइड करेंगे। वैसे इंजरीज टू हेल्थ नहीं है, अब जो भी कुछ होगा, जुर्माना होता है क्या होता है वो डिसाइड किया जाएगा। खबर कटनी से, जहां ढाबे में नाबालिग बच्चों से शराब बिकवाने का मामला सामने आया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे शराब बेचते नजर आए। वीडियो के बाद लोगों ने नाराजगी जताते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। वहीं कुठला थाना पुलिस ने ढाबे से शराब जब्त कर ढाबा संचालक के खिलाफ केस दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। एडिशनल एसपी ने बताया कि मामले में हर एंगल से जांच कर कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब बिक्री का जो वीडियो वायरल हुआ था, उस संबंध में हमारी टीम जो है उस वीडियो को वेरीफाई करने के लिए गई थी कुठला थाने से, और वहाँ पर जो ढाबा है उसका जो संचालक है उसके खिलाफ जो है आबकारी एक्ट के तहत जो है मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है, और मामला भी इन्वेस्टिगेशन में। जो संचालक है उससे अभी पूछताछ जारी है, और नाबालिग बच्चा बेच रहा था कि नहीं बेच रहा था उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है। शाहजहाँपुर के महूपुरा हाट बाजार में नगरपालिका की लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, हाट बाजार में नाले पर बनाए गए चैम्बर को बारिश के दौरान खुला छोड़ दिया गया था, जिससे उसमें बारिश का पानी भर गया। इस गड्ढे में 2 पहिया वाहन चालक और एक व्यक्ति गिर गए। हादसे में 2 पहिया वाहन चालक को गंभीर चोट आई है, दूसरा व्यक्ति भी घायल है, अस्पताल में भर्ती हैं। हादसों से सबक कोई ले नहीं रहा है। हादसे लगातार आगे भी होंगे अगर इसे ठीक किया नहीं गया। ग्वालियर में महज आधे घंटे की बारिश ने कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। निचली बस्तियों की हालत खराब है ही। हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले महाराज बाड़ा में भी पानी भर चुका है। सड़क पर जलभराव से गाड़ी चलाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। उत्तर प्रदेश का ग्वालियर शहर और जिसे महाराज बाड़े को हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है, उसके हालात आप देखिए कि यहाँ जो लोग हैं जल भराव की समस्या से परेशान हैं, और जरा सी बारिश हुई और उसके बाद जल भराव के हालात यहाँ पर पैदा हो जाते हैं। लोगों को किस तरह से यहाँ से निकलना पड़ता है ये आप समझ सकते हैं कि गाड़ियाँ किसी की गिर रही हैं तो किसी की फंस रही हैं, इस तरह के हालात हैं वो बन जाते हैं। तो कई सारे जो लोग हैं जो टमटम वाले हैं उनसे जाने क्यों कितनी परेशानी आती है, ये हालात? परेशानी तो बहुत है भैया, पानी भरा है पूरे में, बहुत परेशानी आ रही है। लगता है कि गाड़ी पलट ना जाए? लगता है पलट जाए, सवारी से लग जाए। क्या लगता है कितना डर लग रहा है इस पानी में निकलते में, पलट नहीं जाए गाड़ी? हाँ डर लगता है ना कि पलट नहीं जाए गाड़ी। ये सब शासन की अनदेखी है भाई, शासन कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस ओर। पानी बहुत जगह भरा है ग्वालियर में, ये तो बाड़े का छोटा सा वो है किनारा। ग्वालियर किसी भी कोने में जाओगे पानी पानी भरा, थोड़ा सा पानी बरस रहा है तो इतना पानी भरा हुआ है। अभी परेशानी आ रही है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई भी नहीं है, और अब सरकार ही ऐसी है तो क्या करेंगे। आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं ये दृश्य। ये हार्ट ऑफ सिटी महाराज बाड़ा कहा जाता है, गोरखी का ये गेट है, और यहाँ पर जल भराव की स्थिति है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी थोड़ी सी बारिश हुई है तब ये हालात है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। कैमरामैन राजकुमार कुशवाहा के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। लोग अब जलभराव की समस्या से भी परेशान है। मामले को लेकर विपक्ष से लेकर आम आदमी ग्वालियर नगर निगम को घेर रहा है। इसी कड़ी में ग्वालियर के आदित्यपुरम के लोगों ने निगम की जनसुनवाई में खूब हंगामा किया।
उनका क्या कहना है कि वो बीते 15 दिनों से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन समस्या का निराकरण होता नहीं है। अब इस मामले को लेकर निगम की जनसुनवाई में कोई संतोषजनक का जो जवाब है वो मिला नहीं। इसके बाद लोग धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष ने भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं करने पर नाराजगी जताई है। मध्य प्रदेश में अब ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों को एमपीपीएससी की परीक्षाओं में आयु सीमा में छूट नहीं मिलेगी। जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एमपीपीएससी ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके अंतर्गत अब ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को अधिकतम आयु सीमा में मिलने वाली 5 साल की छूट खत्म कर दी गई है। यह फैसला पिछले सभी परीक्षाओं पर अब लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 1 जनवरी 2025 की तारीख में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो भी उम्मीदवार 40 साल से ज़्यादा के होंगे वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि एमपीपीएससी की पिछली 4 बड़ी परीक्षाओं में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट मिली थी। बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में ईडब्ल्यूएस को भी एससी, एसटी और ओबीसी की तरह आयु सीमा में छूट देने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने फरवरी 2022 में एमपीपीएससी को आदेश दिया था कि वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स को भी आयु सीमा में 5 साल की छूट दें। अब हाल में हाईकोर्ट ने उस याचिका पर अपना आखिरी फैसला सुनाया और ईडब्ल्यूएस को आयु सीमा में छूट के लिए पात्र नहीं माना। जल जीवन मिशन को लेकर छत्तीसगढ़ के विधानसभा में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह आरोप लगाया कि उनकी सरकार के वक्त 2022-23 में जल जीवन मिशन में 4,203 करोड़, 2023-24 में 5,374 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन बीजेपी की सरकार बनी तो बजट कम कर 3,522 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस पर मंत्री अरुण साव ने बताया कि केंद्र सरकार से फंड हासिल करने के लिए कांग्रेस सरकार ने फर्जी आंकड़े पेश किए। उन्होंने कहा कि 15 लाख फर्जी कनेक्शन का गैप पाटा गया और 10 लाख अतिरिक्त घरों तक पानी पहुंचाया। इस पर विपक्ष ने नारेबाजी शुरू की और सदन से वॉकआउट कर दिया। आपके मुंगेली में भी नल कनेक्शन देने की बात उन्होंने कही कि 31 लाख नल कनेक्शन दे दिए गए और हमारी सरकार में 36 लाख कनेक्शन दे दिए गए थे जो गलत थे, लेकिन आपकी सरकार में वास्तविक रूप से 21 लाख दिया गया। इसका मतलब यह है कि 20 महीने में केवल 10 लाख कनेक्शन आपने दिए। माननीय जल संसाधन मंत्री जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि जहां पर काम अधूरे वहां पर पैसे का भुगतान नहीं किए जाएंगे और 80% की राशि का अधिक भुगतान हुआ है। मंत्री जी ने आश्वस्त किया है सदन को कि जहां पर इस प्रकार के कार्य है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस की सरकार के समय केवल पोस्ट खड़ा करके नल लगाकर टोटी लगाकर एंट्री कर दी गई। छत्तीसगढ़ में रेडी टू ईट एंड फोर्टिफाइड आटा आपूर्ति के लिए स्व सहायता समूहों के चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का मुद्दा मंगलवार को विधानसभा में गूंजा। नेता प्रतिपक्ष महंत ने ध्यानाकर्षण मुद्दे के दौरान इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि रेडी टू ईट कार्य के लिए समूहों के चयन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। जिन समूहों को 50-60 नंबर मिले थे उसे बढ़ाकर 70-80 कर दिया गया है। इसी तरह 20 लाख रुपए तक का कैश आधार वाले समूह को ही कार्य आवंटन का नियम है, जिसे दरकिनार कर मनमानी की गई। कई जिलों के महिला स्व सहायता समूहों का उल्लेख कर गड़बड़ी की ओर से का जिक्र किया गया। मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया। ऐसा करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इस पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने त्रुटि के चलते भ्रम की स्थिति बनने की बात कही। मंत्री के जवाब से फिर विपक्ष असंतुष्ट दिखा, फिर नारेबाजी की और वॉकआउट कर दिया। रेडी टू ईट की जगह आप हमारे बहनों को काम दे रहे हैं। जहां सिर्फ 2 बहनें शामिल हुई हैं उनके आवेदन लिए गए, दोनों को बराबर अंक मिला, मगर उन दोनों को आपने चयन न करके तीसरे व्यक्ति को जो कुछ क्षेत्र का भी नहीं है उसका आपने सिलेक्शन कर दिया। इसी तरीके से अनियमितता हुई है। इसलिए हम कह रहे थे कि वहाँ के जो अधिकारी हैं जिनने चयन सूची बनाई है उसको निलंबित कर दिया जाए।
दिल्ली में इंडिया पोस्ट बिजनेस मीट 2025-26 का आयोजन हुआ। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहां पर कहा कि इंडिया पोस्ट सिर्फ डाक भेजने की सेवा नहीं है, बल्कि ये देश के दूर दराज इलाकों को जोड़ने वाली जीवन रेखा है। सिंधिया ने डाक संवाद नाम से एक न्यूज़लेटर भी लॉन्च किया, जिसमें डाक विभाग में हो रहे अच्छे कामों और कहानियां शामिल की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अगले साल के लिए 20 से 30% तक विकास का लक्ष्य रखा और कहा कि इंडिया पोस्ट को कमाई करने वाली मजबूत और जिम्मेदार संस्था का निर्माण करना है, बनाना है। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरों में वृद्धि को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है। इसे लेकर प्रदेश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की 5 साल की सरकार में सिर्फ 2 पैसे बिजली के दरों में वृद्धि हुई, जबकि 1.5 साल में सरकार ने 80 पैसे की वृद्धि कर दी है। सरकार द्वारा अमीर और गरीब दोनों ही वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से बिजली की दरों में वृद्धि करना गलत है। जब बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तब बिजली की दरों में वृद्धि होती है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बिजली समस्या को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बेतहाशा बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई है। पैसा आप आर्थिक रूप से कमजोर लोगों से ले रहे हैं, जितना पैसा आप धनाढ़ से धनाढ़ लोगों से ले रहे हैं। कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, बेतहाशा बिजली के दरों में बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर में मंगलवार को कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ सरकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़कों पर आवारा मवेशी, राशन दुकान में गड़बड़ी और बिजली बिल से जुड़ी समस्या को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई। सड़कों को मवेशी मुक्त बनाने की दिशा में गंभीरता से काम करने और पकड़े गए आवारा मवेशियों को बैगा आदिवासियों और गरीबों में बांटने के निर्देश दिए। इसमें जिनके मवेशी है उनको भी समझना पड़ेगा कि इस तरह के हादसे नहीं हो, इसके लिए अपने मवेशी को घर पे रखें। नहीं, इसमें आवास की एक पात्रता सूची बनती है, उसमें जो भी पात्रता सूची होती है उनको सबको आवास मिलता है। तो जैसे जैसे सूची में जैसे जैसे नाम होगा उन सबको मिलता चलेगा। नहीं, सारे जोन में मंडे को सुनवाई होती है, ट्यूसडे को लोग यहाँ पे। स्वच्छता में पिछड़े अंबिकापुर नगर निगम ने एक बार अपनी रैंकिंग सुधार ली है। स्वच्छता सुपर लीग के टॉप 15 शहरों की रेटिंग में अंबिकापुर ने न सिर्फ अपना नाम दर्ज करा लिया, बल्कि 50,000 से 3 लाख वाले शहरों की कैटेगरी में पहले पायदान पर पहुंच चुका है। 27वें स्थान से नंबर 1 का सफर अंबिकापुर ने कैसे तय किया, इस रिपोर्ट से आप समझें। ये तस्वीरें नगर निगम अंबिकापुर की है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए जाना जाता है और उसी कारण स्वच्छता रैंकिंग में अंबिकापुर अव्वल आता रहा है। लेकिन पिछले साल स्वच्छता रैंकिंग में अंबिकापुर 27वें स्थान पर पहुंच गया था। ऐसे में निगम ने अलग अलग मापदंडों में खुद को साबित किया और नंबर 1 का ताज एक बार फिर से हासिल कर लिया। ताजा स्वच्छता रैंकिंग में देश के 15 शहरों को स्वच्छता सुपर लीग में शामिल किया गया है, जो स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार 3 साल पहले या दूसरे पायदान पर आते रहे हैं। इसमें अंबिकापुर का नाम भी शामिल है। इसके साथ ही 50,000 से 3 लाख वाले शहरों की कैटेगरी में पहले पायदान पर पहुंच गया है। अंबिकापुर नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, स्वच्छता दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने, गार्बेज कैफे जैसे नए प्रयोग से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। सर्वेक्षण के संबंध में 17 तारीख को माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुरस्कार का वितरण नई दिल्ली में किया जाना है। उसके लिए नगर निगम अंबिकापुर को भी आमंत्रित किया गया है और नगर निगम अंबिकापुर को सुपर स्वच्छ लीग के तहत रखा गया है। इसमें अंबिकापुर 50,000 से 3 लाख जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में इसको लिया गया है। निगम ने स्वच्छता पार्क में एफिल टावर बनाकर कबाड़ में जुगाड़ का फॉर्मूला लागू किया, तो वहीं वॉल पेंटिंग के जरिए जागरूकता फैलाई। लेकिन शहर की खराब सड़कें, सुंदरता और कम आय निगम के लिए अब भी बड़ी चुनौती है, जो आगे चलकर निगम के लिए बड़ी मुश्किल बन सकती है। इससे निपटने के लिए महापौर अभी से काम शुरू करने का दावा कर रही हैं। मैं अंबिकापुर शहर वासियों को पहले तो बधाई देती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो 15 शहरों को लिया गया है उसमें भी अपने को कंपटीशन करना है। उस कंपटीशन में हम
नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के विज्ञान भवन में आगामी 17 जुलाई को स्वच्छता सुपर लीग में शामिल शहरों को राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा, जो अंबिकापुर निगम समेत स्थानीय लोगों के लिए बेहद खास होगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई अगस्त के पहले सप्ताह में रखी है। ईडी, ACB और EOW की कार्रवाई को लखमा ने चुनौती दी है। विशेष कोर्ट में प्रस्तुत 1000 पन्नों की चार्जशीट में पूर्व आबकारी मंत्री को शराब घोटाले से 64 करोड़ रुपए कमीशन मिलने की बात कही गई है। चार्जशीट में बताया गया कि मंत्री के संरक्षण में विभागीय अधिकारियों, सहयोगियों, ठेकेदारों के जरिए सुनियोजित घोटाले को अंजाम दिया गया। कमीशन की राशि को मंत्री कवासी लखमा ने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों के लिए इस्तेमाल किया और धन अर्जित किया है। ये सब जानकारी वहां पर दी गई है। नरसिंहपुर में 2 युवकों के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई है। आरोपियों ने युवकों को निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा है। छाती और प्राइवेट पार्ट्स पर चढ़कर मारपीट की गई है। 14 जून की रात की यह घटना है। वीडियो अब सामने आया है। गोटेगांव पुलिस थाने में FIR दर्ज है। आपसी विवाद इस घटना के पीछे की वजह बताई जा रही है। पुलिस अब तक आरोपियों की तलाश ही कर रही है। 14 जून की यह घटना है। जिन आरोपियों ने युवकों को 2 युवकों के साथ बेरहमी से मारपीट की थी, उनके कपड़े उतारकर निर्वस्त्र कर बुरी तरह से पीटा था, उनकी छाती पर चढ़कर, प्राइवेट पार्ट्स पर चढ़कर मारपीट की थी 14 जून को, वो अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा अब भी यही है कि आरोपियों की तलाश वो कर रही है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। रायपुर के भावना नगर में हुए बलवे में 3 फरार आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। शानू, फैज और सोनू, ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। फैज और सोनू रिश्ते में बाप बेटे हैं। सभी आरोपियों को रायपुर लाया गया। क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तारी की है। तलाश उनकी की जा रही थी। खमाडी थाना में FIR दर्ज है। दतिया के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला। रेप की FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद शव मिल गया। परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। लड़की के पिता पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। डबरा थाना क्षेत्र की सिमरिया ट्रैक पर यह डेड बॉडी मिली है। दतिया के रेलवे ट्रैक पर एक युवक का शव मिला है। रेप की FIR दर्ज होने के कुछ ही घंटों बाद ये शव युवक का मिला है। परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर चक्का जाम कर दिया और जिस लड़की ने दुष्कर्म की FIR दर्ज कराई थी, उसके पिता पर हत्या करवाने का आरोप अब लगाया जा रहा है। डबरा थाना क्षेत्र के सिमरिया ट्रैक पर इस युवक का शव मिला है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी नेताओं ने राहुल गांधी से दिल्ली में मुलाकात की बैठक की। बैठक में आदिवासी नेतृत्व को मजबूत करने के साथ नए लोगों को पार्टी से जोड़ने की रणनीति बनाएगी। इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर तंज कसा और उन्हें कांग्रेस का राजकुमार बताया और आदिवासियों से नफरत होने की बात कही। इधर दीपक बैज ने इस पर पलटवार किया। दीपक बैज ने कहा कि केदार कश्यप के मंत्री के रूप में 16 साल 8 महीने के कार्यकाल का हिसाब वो खुद दें। तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। केदार कश्यप ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया तो दीपक बैज ने केदार कश्यप से कामकाज का हिसाब मांगा है। प्रदेश में आदिवासी हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें झूठ बोलकर, आपस में लड़ाकर और उन्हें बरगलाकर अपने पक्ष में भले थोड़े समय के लिए कर लिया हो, लेकिन आने वाला समय में फिर बस्तर और सरगुजा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। आदिवासियों के मध्य जो ये बीमारी जो फैल रही है, उस पर युवराज की क्या प्रतिक्रिया है, गांधी परिवार की क्या प्रतिक्रिया है, ये भी
स्पष्ट करना चाहिए कि वो रायपुर तक ही लौट सकते हैं। बस्तर तो वो सपना लेकर के चल रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये सपना साकार होने नहीं देगी। जांजगीर के सीलादेही प्राइमरी स्कूल में छात्रों से धान बिनवाने के मामले में शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया। डीयू ने शिक्षक गोपी कुमार तिवारी को सस्पेंड किया है। दरअसल शिक्षक ने घर से स्कूल में धान लाया था और छात्र छात्राओं से कक्षा में धान की छटाई करवा रहा था। जिला पंचायत उपाध्यक्ष के निरीक्षण के दौरान शिक्षक की लापरवाही देखने को मिली, जिसके बाद मामले की शिकायत और अधिकारियों से इस मामले की और शिकायत की गई। अब शिक्षक पर निलंबन की गाज गिरी है। क्लासरूम में धान को उसमें कचड़ा करगा बिनवा रहा था। स्कूल निरीक्षण में गए तो पाया कि उनके द्वारा बच्चों से काम लिया जा रहा है। अध्यापन के अतिरिक्त जो है बाहरी मेहताना वाला काम न लिया जाए, और इस हिसाब से उसको आज की स्थिति में निलंबित कर दिया गया है। इन दिनों बच्चों को छोटी छोटी बात पर अगर आप डांटते हैं तो पेरेंट्स पर ये जो मामले हैं ये डांटना भारी पड़ सकता है। बच्चों को माता पिता की बात इतनी बुरी लग जा रही है कि वे घर छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे दो मामले सामने आए हैं भिलाई के भट्टी थाना और पाटन ब्लॉक के अमलेश्वर थाने में। लड़कियां पढ़ाई को लेकर डांट पड़ी तो घर से बिना बताए निकल गईं। सूचना परिजनों को दी गई। थाने में फिर एफआईआर हुई है, जिसके बाद आरपीएफ और जीआरपी की मदद से पुलिस ने 5 लड़कियों को बरामद किया। भिलाई टाउनशिप से गई 2 छात्राएं नागपुर और अमलेश्वर से जुड़ी जुड़वा बहनें और उसकी सहेली को दुर्ग स्टेशन से बरामद किया गया। पूछताछ में बताया 5 लड़कियों ने कि घर छोड़ने का वजह केवल पढ़ाई के लिए डांट खाना था। कुछ दिन घूमने के बहाने बिना बताए घर से निकली थी। सीसीटीवी कैमरा की मदद ली गई थी और साथ में जीआरपी और आरपीएफ की मदद से थाना की टीम और एसीसी की टीम ने बच्चियों को दुर्ग रेलवे स्टेशन से बरामद किया। पूछताछ के दौरान ये स्पष्ट हुआ कि बच्चियां पढ़ाई को लेकर जो घर में डांट पड़ती थी उससे नाराज होकर के वो घूमने के नाम से नागपुर जाना बताई हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पतालों में मरीजों की असुविधाओं पर संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सिम्स बिलासपुर में सुधार और डीकेएस अस्पताल रायपुर में मरीजों के परिजनों के लिए व्यवस्था न होने पर संज्ञान लिया। दरअसल रायपुर डीकेएस अस्पताल में मरीजों के साथ आए परिजन खुले पार्किंग क्षेत्र में रहने को मजबूर हैं। गर्मी हो, बरसात हो, सर्दी हो, व्यवस्था कुछ है नहीं परिजनों के लिए। इस पर अस्पताल अधीक्षक ने सफाई दी कि अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर मरीजों के साथ परिजनों के लिए हॉल की व्यवस्था की गई है। मामले पर हाईकोर्ट ने संबंधित अस्पताल के अधीक्षकों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अस्पताल के मानदंडों के मुताबिक परिजनों को अस्पताल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाए और उनसे ये भी अवगत कराया जाए कि मरीजों के साथ केवल 2 लोगों का ही रहना आवश्यक है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर सवाल उठाए। अजय चंद्राकर ने मामले की जांच की मांग की। मुख्यमंत्री ने 5 सदस्यीय टीम के जरिए इस भर्ती प्रक्रिया की जांच की बात की है। लंबे वक्त से विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर विवाद सामने आते रहे हैं। 12 शिकायतों के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने भी पत्र लिखकर जांच की बात कही थी। IBC24 ने भी विश्वविद्यालय में नियमों की अपेक्षा करते हुए भर्ती प्रक्रिया को लेकर सबसे पहले खुलासा किया था कि विश्वविद्यालय की कुलपति का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं की गई है। सिलेक्शन कमेटी अगर ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब यह है कि जो प्राविधान यूजीसी रेगुलेशन 2018 में दिया गया है, यदि उनका पालन करते हुए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है, अगर चयन समिति में सदस्य उनमें से एक कैटेगरी का है तो आवश्यक नहीं है, अदरवाइज कुलपति नॉमिनेट। ये ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी है। महासमुंद में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज खोला गया, लेकिन वो भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। यहाँ आईसीयू नहीं है, इसके साथ कई उपकरणों की कमी के चलते केवल रेफर सेंटर बनकर रह चुका है। दरअसल साल 2021 में चिकित्सा महाविद्यालय के लिए जिला अस्पताल का अधिग्रहण किया गया था, जो 380 बेड का अस्पताल है। अधिग्रहण के बाद अस्पताल के लिए 616 पद स्वीकृत किए गए थे, जिसमें 41 पदों पर केवल नियुक्ति हुई है। 575 पद सालों से खाली पड़े हैं।
स्टाफ की कमी के चलते अस्पतालों में मरीजों का बेहतर इलाज नहीं हो पाता और मरीजों को सीधे मेकाहारा रायपुर रेफर कर दिया जाता है, इसलिए इसे रेफर सेंटर माना जाता है। और 575-76 लगभग पद खाली है यहाँ पर महासमुंद और प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक है, मगर यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जिला चिकित्सालय मेडिकल कॉलेज सिर्फ नाम का मेडिकल कॉलेज रह गया है, वरन सिर्फ एक रिफर सेंटर बन गया है और आम नागरिक को इसका लाभ नहीं मिला। यहाँ पर जो सेटअप था 616 का है, जिसमें कि 41 जो कार्यरत हैं और बाकी रिक्त हैं, और रिक्तता को पूर्ण करने के लिए हम प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर दिए हैं और शासन स्तर पर इसमें जल्दी ही कार्रवाई होना चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन पर धन्यवाद प्रस्ताव चर्चा इस पर किया गया। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की कुशल रणनीति और नेतृत्व क्षमता को पूरे देश ने देखा। ये केवल मिशन नहीं था, बल्कि भारत की ताकत, संकल्प और वैश्विक नेतृत्व क्षमता का जीवंत प्रमाण है। अपना प्रश्न किए हैं और वो सक्षम है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे देश के जवानों में ने जो पाकिस्तान के आतंकवादियों का जो केंद्र था वो सबको नेस्तनाबूद किए और हमारी माता बहनों का सिंदूर उजाड़ने का जो बदला लिए, और ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ। तो आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वसम्मति से उनको धन्यवाद दिए हैं और धन्यवाद वो तो हर इस तरह के अच्छे काम से दूर ही भागना चाहते हैं। अपने सैनिकों के, अपने बहादुर सिपाहियों की तारीफ करें और इसीलिए हम यहाँ आए थे। हमारे सब सीज फायर के बारे में अमेरिका का सहयोग लिया। आपने सीज फायर करने के पहले भी विरोधियों से बात नहीं की, चर्चा नहीं की, और यहाँ इसलिए जब उनने चर्चा ऐसी की कि एक कटुता वहाँ शामिल आ रही थी तो हमने इसका बहिष्कार कर दिया। और एमपी बीजेपी में कई दिग्गज ऐसे भी हैं जिनकी अरसों तक सरकार में तूती बोलती रही, लेकिन अब वो सत्ता संगठन में एक आदत भूमिका की तलाश में है। गोपाल भार्गव, नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, कमल पटेल जैसे दिग्गज नेताओं को पुनर्वास की आस है, उम्मीद है। इस पर बीजेपी नेता परिवर्तन को प्रकृति का नियम बता रहे हैं, तो कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। एक रिपोर्ट आप देखें, जिसे देखकर आप कह सकते हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। एमपी बीजेपी के दिग्गज नेताओं को आस, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। पुनर्वास की आस, भूमिका की तलाश। कहावत है, समय बड़ा बलवान होता है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मध्य प्रदेश बीजेपी में कई दिग्गज नेता ऐसे भी हैं जिनकी अरसे तक सरकार और संगठन में तूती बोलती रही, लेकिन अब वे सत्ता संगठन में एक अदद भूमिका की तलाश में हैं। ये उम्मीद करने वाले कद्दावर नेताओं की लंबी फहरिस्त है जो अब गुमनामी में जाने लगे हैं। इन नेताओं में पहला नाम है गोपाल भार्गव। विधानसभा में सबसे वरिष्ठ और कमलनाथ सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2003 से लगातार कई विभागों में मंत्री रहे। विधायक तो अब भी हैं, लेकिन वैसा रसूख नहीं रहा। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और दिन बदलने के इंतजार में हैं। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सरकार के प्रवक्ता रहे। गृह, स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, विधि विधायी समेत कई विभागों के मंत्री भी रहे। विधानसभा चुनाव में हार ने सियासी समीकरण बिगाड़ दिए। मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले और केंद्रीय नेतृत्व के करीबी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लोकसभा राज्यसभा टिकट की तरह पार्टी अध्यक्ष पद पाने में भी नाउम्मीदी हाथ लगी। भूपेंद्र सिंह पूर्ववर्ती सरकारों में गृह, परिवहन, नगरीय प्रशासन समेत कई अहम विभाग के सर्वेसर्वा रहे। चुनाव तो जीत गए, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। पहले जैसा रसूख नहीं रहा। क्षेत्र में पार्टी की गुटबाजी, लोकल राजनीतिक उठापटक के विवाद में नाम उछलता रहा। कमल पटेल पूर्व सरकार में कृषि समेत कई विभागों के मुखिया और सरकार में प्रभावी रहे, लेकिन चुनाव में हार के बाद इनके सियासी सितारे गर्दिश में चले गए। हाईकमान से करीबी रिश्ते रहे, लेकिन संगठन में कोई मौका नहीं मिला। अरविंद भदौरिया पूर्व सरकार में सहकारिता मंत्री रहे। कमलनाथ सरकार के तख्तापलट में अहम रोल में थे। कई मौकों पर सत्ता संगठन के संकट मोचक बनकर उभरे। भदौरिया का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चला, लेकिन बात नहीं बन पाई। विधानसभा टेर की चुनावी हार सियासी उत्थान का रोड़ा बन गई। ओम प्रकाश सखलेचा
पूर्व सरकार में एमएसएमई मंत्री रहते हुए अपने विभाग और क्षेत्र में कई नवाचारों से सुर्खियां बटोरने वाले सखलेचा भी समय बदलने के इंतजार में विधानसभा में वरिष्ठ नेताओं के ध्यानाकर्षण का कोई मौका नहीं छोड़ते। ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सखलेचा के बेटे हैं। इसके अलावा अजय विश्नोई, उमाशंकर गुप्ता, अनूप मिश्रा, पारस जैन, गौरीशंकर बिसेन और जयभान सिंह पवैया समेत कुछ और भी नाम हैं। उधर पीढ़ी और नेतृत्व परिवर्तन के दौर में कड़े फैसले ले रही बीजेपी का कहना है कि हर व्यक्ति लंबे समय तक नहीं चल सकता। परिवर्तन प्रकृति का और संगठन का नियम है। इधर विपक्ष ने इस पर तंज कसा है। बदलाव होता रहता है, बदलाव की एक प्रक्रिया है, उसमें जितना जिसकी आवश्यकता होगी उसका बदलाव होगा। अब हर व्यक्ति लंबे समय तक नहीं रह सकता, ये हम सबको मानस बना के काम करना चाहिए कि ये प्रकृति का नियम भी है और संगठन का नियम भी है कि बदलाव होता रहता है। कितने प्रतिशत बदलाव होगा, उन बदलावों के साथ नए चेहरे आएंगे और ऊर्जा के साथ पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी चलती है आरएसएस के हिसाब से, उनके कहने से, और जिनका काम निकल गया है जिनसे, उनको दूध में मक्खी की तरह बाहर फेंक देते हैं। बीजेपी में इन दिग्गज नेताओं के साथ साथ सैकड़ों नेताओं को उम्मीद है कि उनका सिक्का फिर बोलेगा। लेकिन जिस तरह सत्ता और संगठन के अहम पदों के लिए केंद्रीय हाईकमान पीढ़ी परिवर्तन के फैसले ले रहा है, उससे परिस्थितियों में आए बदलाव का ये लोग समय की बलिहारी मान फिर से अपने वक्त के इंतजार में बैठे हैं। विवेक कुमार पटैया, IBC 24, भोपाल। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली विशेष ट्रेन मंगलवार को रवाना हुई। रायपुर रेलवे स्टेशन से करीब 850 श्रद्धालु अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए। मंत्री टंकराम वर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और खुशवंत साहिब ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अयोध्या में भाचाराम के दर्शन के लिए उनके ननिहाल यानी छत्तीसगढ़ से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत इसी वित्तीय वर्ष की पहली विशेष ट्रेन रायपुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा, पर्यटन बोर्ड के चेयरमैन नीलू शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और खुशवंत साहिब ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देखिए, हम तो प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति हृदय से धन्यवाद कि मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किए थे कि हमारे प्रदेशवासियों को हम रामलला का दर्शन कराएंगे, अपने बात पे खरे उतरे, सबको भगवान का दर्शन करा रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी धन्य है और हमारा छत्तीसगढ़ की माटी और हमारे छत्तीसगढ़ वासी सब धन्य है। देखिए, बड़ा उत्सव का वातावरण है, चारों तरफ खुशहाली नजर आ रहा है। पूरी ट्रेन में सभी तीर्थयात्री जो है रामलला के दर्शन करने के लिए आतुर हैं और खुश हैं। बहुत ही खुशी का अवसर है क्योंकि हर किसी बुजुर्ग का ये एक सपना होता है कि मैं तीर्थ यात्रा करता, प्रभु श्री राम के दर्शन करता, आशीर्वाद लेता, और आज उस सारे सपनों को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी पूरा कर रहे हैं। इसलिए मैं पूरी समस्त जनता की तरफ से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। इस स्पेशल ट्रेन में रायपुर और बिलासपुर संभाग के लगभग 850 यात्री अयोध्या जा रहे हैं। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह दिखा। भजन कीर्तन करते हुए यात्रा की उन्होंने शुरुआत की। ये योजना जो है शुभ कार्य के लिए है, बहुत अच्छा है। और निम्न जो है परिवार वाले हैं उसको शासन द्वारा भेजा जा रहा है निःशुल्क। ये बहुत बड़ी काम है शासन का। बहुत अच्छा है सर, ले जा रही है तो बहुत अच्छा है, और आने के बाद फिर बताएंगे, खुशी लगेगा देख के। अभी पहले बार जा रहे हैं हम लोग। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग का भाग्य है, हम लोग दर्शन कर रहे हैं रामलला का। तो सरकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे, विष्णु सुशासन को लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी सरकार तो दोबारा फिर आना चाहिए, मेरा को ऐसा लग रहा है। सरकार की योजना बहुत जोरदार है। ये योजना बार बार नहीं मिले। अब ये जितना भी योजना मिलते तो भाजपा सरकार में मिलते, कांग्रेस सरकार तो खाक बैठ गई। हम दर्शन करे बर जात हन पहली बार रामलला के, और प्रभात फेरी वाली बनहरन हमला बहुत शौक थी। धन्यवाद देवत हन मोदी सरकार, धन्यवाद। हमन प्रभात फेरी के जाने वाली हरन कलाकार, हमन साल 2 साल 1.5 साल हो गए रेंगत हन,
प्रभात फेरी में रामलला हमारा बुलावा है तो हम जात हन दर्शन करे बर रामलला के। मोदी सरकार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बढ़िया काम कर रहा है वो। और हम तो अकेला नहीं जा सकते भैया ऐसे, और वो उनके सहयोग से मतलब उनके योगदान से विष्णुदेव साय है जो है मोदी है, उसके ये से हम लोग देख पाएंगे बढ़िया रामलला का दर्शन। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ के दर्शन का भी सौभाग्य मिलेगा। इस योजना के तहत विशेष साप्ताहिक ट्रेनें आगे भी श्रद्धालुओं को नियमित रूप से तीर्थ यात्रा पर ले जाती रहेंगी। पत्थलगांव इलाके में हाथियों का उत्पात कम नहीं हो रहा है। इस वक्त धर्मजयगढ़ वन मंडल में बकारूमा रेंज में हाथियों का दल विचरण कर रहा है, घूम रहा है। बकारूमा गांव में हाथियों ने खूब तांडव भी मचाया है। सुबह 3 बजे 2 हाथियों का दल घर में घुस गया, तहस नहस कर दिया, घर तोड़ दिया, 2 लोगों को कुचलकर मार डाला इन लोगों ने। इलाके में दहशत का माहौल है, रत जगह करने को मजबूर है इलाके के जो ग्रामीण हैं। तीन बजे करीबन और मरपा ख़त्म कर दी पकड़ के, और 15 दिन लगभग हमारे एरिया में हाथी गुजरता है। वन विभाग का रोज दिन डेली के डेली हम सूचना देते हैं कि सुरक्षित रहो कह के, लेकिन घर घुस जाए सांप की हर घर गाड़ी भी नुकसान कर दी, घर भी नुकसान कर दी। चाची सोए रही बाहर बरामदा में, तो चाचा के भागत रही थोड़ा दौड़ा के पटक के मार दी, और हमारे आसपास इतना परेशान कर दी से यहाँ पे कि ना तो खेत जात बना थे, ना तो घर में रात नहीं बना थे, सब तरफ परेशान हो गए हैं। रात को 2 हाथी आया था, अपने ही खेत में से आया है, अपने बाड़ी में घुसा, उसके बाद अपने बड़े भाई दौलतराम के इनके आंगन में आ गया। उसके बाद इनको भाग रहा था, वहाँ से सोया था, तो फिर उसको अपना सूंड में पकड़ के मैंने उधर पटक दिया। सुरक्षा के लिए हम लोग शाम को मुनादी कराते हैं, सुबेरे भी हाथी की गतिविधि ट्रेकिंग के द्वारा देख करके ग्रामीण को बताया जाता है कि इस जंगल में हाथी का विचरण हो रहा है। किसी भी काम के लिए, दातून के लिए और अन्य काम के लिए जंगल की ओर ना जाए कर। मध्य प्रदेश मौसम विभाग ने 17 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों में 4.5 इंच तक बारिश होने की संभावना जताई गई है। बाकी बचे जिलों में भी हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बात करें सिंगरौली की, जहां लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहाँ कई घरों में बारिश का पानी भर गया है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। इधर दतिया में भारी बारिश के चलते सिंध और पहुज नदियां उफान पर हैं। डैम से पानी छोड़ा गया है। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। एमपी पुलिस नशे के खिलाफ प्रदेश भर में अभियान शुरू करने जा रही है। 15 से 30 जुलाई तक पूरे प्रदेश में यह अभियान एक साथ चलेगा। पुलिस ने इस पहल को नशे से दूरी है जरूरी अभियान का नाम दिया है। मामले को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने इसकी शुरुआत की और कहा कि ड्रग्स और नशीले पदार्थों से युवा पीढ़ी प्रभावित हो रही है, इसलिए अब पुलिस खुद छात्रों और लोगों से संवाद करेगी। मादक पदार्थ और अन्य जो नशीली कई तरह के ड्रग्स के सेवन से युवा पीढ़ी न सिर्फ बॉयज़ बल्कि गर्ल्स भी उससे बहुत अधिक प्रभावित हो रहे हैं। उनको ये संदेश पहुंचाया जाए कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इससे दूर रहिए, वो पूरा प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। ये 16 दिन का एक विशेष अभियान कह सकते हैं, इसको हमने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश में जनसुनवाई में लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। कुछ तस्वीर आपको दिखाते हैं। देवास में जनसुनवाई के दौरान हंगामा हो गया। एक महिला ने कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की छत से नीचे कूदने की कोशिश की। वहां मौजूद लोगों ने महिला को रोका है। महिला का आरोप है कि लंबे वक्त से उनकी सुनवाई होती नहीं है। उसकी पट्टे वाली ज़मीन पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। मंदसौर में जनसुनवाई में एक युवक शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर कलेक्ट्रेट पहुंचता है। ये खेड़ा गांव का रहने वाला युवक है। उसका आरोप यह है कि कुछ लोगों ने सरकारी ज़मीन पर निजी धर्मशाला बना दी है। इधर
तीसरी जो तस्वीर है निवाड़ी की है। बिरोरा खेत गांव के लोग सड़क पर दंडवत होकर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई पहुंचते हैं और ग्रामीणों से कहते हैं कि सरपंच ज्ञान सिंह दांगी ने उनकी निजी जमीन पर अमृत सरोवर तालाब बनवा दिया था। इसकी शिकायत पर कोई सुनवाई होती नहीं है। चौथी तस्वीर विदिशा की है। ये शमशाबाद तहसील के फतेहपुर के ग्रामीण जो हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और कहना है इनका कि बच्चे कीचड़ से निकलकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। चुनाव के विधायक ने वादा किया था लेकिन जीतने के बाद गांव की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। पांचवी तस्वीर ग्वालियर की है। 8 महीने से राशन नहीं मिलने पर एक आदिवासी युवक सड़क पर लेट गया। 1 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। युवक भीतरवार के बगवाई तिराह गांव का बताया जा रहा है। और जो आखिरी तस्वीर है ये नीमच की है। 32 महिलाएं घुटनों के बल रेंगती हुई कलेक्टर के पास पहुंची, सुठोली गांव में सड़क बनाने की मांग की और महिलाओं ने कहा कि आज़ादी के बाद उनके गांव में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं हैं। विकास का दावा तो छोड़ ही दीजिए। हमारी जमीन फर्जीवाड़ा करके बेच दी। नबी भाई भेरालाल के नाम से थी जमीन। तो पुलिस वाले क्या बोलता है, हम क्यों ये जमीन का मामला पुलिस वाले के हाथ में नहीं है। आप तहसीलदार के साथ जाओ या पटवारी के पास जाओ या कलेक्टर ऑफिस में जाओ। जी, ये बहुत ही पुराना और पेचीदा मामला है जिसमें संबंधित आवेदक गण को 1960-65 के आसपास एक पट्टा जारी किया गया था और उनके द्वारा उस पर कभी काबिज नहीं रहा गया और उसी खसरे नंबर पर ITI का निर्माण लगभग 30-35 वर्ष पूर्व किया गया है और आज यह आवेदक गण उस खसरे नंबर पर अपना पट्टा का क्लेम कर रहे हैं। मैं पट्टा लपेटने का कारण यह है कि मैं शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाना चाहता हूँ। कुछ गांव के व्यक्तियों ने, भूमाफियों ने, दमंग लोगों ने 1 बीघा जमीन पे अतिक्रमण कर निजी धर्मशाला, अपना निजी रसोई घर बनाने के लिए शासन को क्षतिग्रस्त नुकसान पहुंचा रहा है और वो जमीन शासकीय भवन बनाने के लिए आरक्षित छोड़ी गई थी। इसी जमीन को उन लोगों ने हड़पा है, इसलिए मैंने माननीय महोदय के यहाँ आवेदन प्रेषित किया था। ये उसका कहना गलत है। मैं आपको बता दूं, ये तहसील ददौदा का मामला है ये, और इसमें जो पूर्व तहसीलदार थे मेरी उससे बात हुई है। इसमें जो हम लीगल एक्शन करना था वो हमने कर दिया है और उसमें जो ज़मीन थी शासकीय उसमें हमें पूरा लीगल एक्शन 248 में जो हमने करना था वो तहसीलदार ने हमारे कर दिया है। वो मामला भी पेंडिंग नहीं है। हमारे तालाब बना के पूरी जमीन डुबा दी, पेड़ फल फूल वाले 200 पेड़ डूबे और हमारी पूरे खेत डूबे। सरपंच ने तालाब बना दिया। हमारे 500 मीटर की दूरी पे रोड जा रहा है कनेरा रोड जा रहा है। दूसरी रोड से 500 मीटर की दूरी है, वहाँ हमारे रोड चाहिए। और आज़ादी के बाद आज तक मतलब कोई रोड नहीं बना हुआ। ज़्यादा समस्या तो रोड की वेरी और एक जल की, बाकी और समस्या कहीं कोई नहीं। ग्राम चक ब्लॉक, ग्राम पंचायत सुठोली, जनपद जावद की कुछ महिलाएं और व्यक्ति अन्य आए थे अपनी समस्याओं को लेकर। उनकी 2 मुख्य समस्या थी। एक थी रोड बनने का निराकरण करना और दूसरा था कि उनके यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी पहुँचाने का। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमने जो उनका गांव है वो DPR में लेकर उसको स्वीकृत करने की कार्रवाई चालू कर दी गई है। इसी के साथ रोड के लिए मैंने निर्देशित कर दिया है संबंधित विभाग को, जिला पंचायत को। खबर नीमच से है, जहां खेत की मेड़ पर मिट्टी हटाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। यहां दोनों पक्षों के 24 लोग घायल हो गए। 8 गंभीर घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। मनासा थाना क्षेत्र का ये मामला है। खेत की मेड़ मिट्टी हटाने से 2 समाजों के परिवारों में विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों से कुल 24 लोग घायल हुए। मामले में दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की गई है। मेयर का मामला है। ये कुएं पे मेरा अंकल अकेला था, तो ये सब वहीं पे थे। इन्होंने प्लानिंग बना रखी थी मारने की, तो ये सब वहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे। तो हमको पता नहीं था, हम तो कोई दुकान पे काम कर रहा है, न कोई मिस्त्री का काम कर रहा है, न वहीं पे थे। और ये आए सब जने, ये आए ने इनको डरान धमकान लगे नहीं कि मेयर के छेड़े की गिरे नहीं, इसने इतने में लठ मार दिया। विवाद ये हुआ था साहब के उसने पत्थर फेंक दिया नहीं वो, तो हमने बोला उसके वो पत्थर का उठाया, तो उसने मेरे पहली कराड़ी की बही दी साहब ने। उसने कराड़ी बही, उसकी भाई की लाड़ी थी, उसने दांतरा की दी थी साहब। उसका भाई था, उसने टांगाटोरी करके ने वो कुएं के खड्डे है वो खड्डे में डाल दिया हमें। अब बात ऑपरेशन रावण की, जिसके तहत IBC 24 आपको एक ऐसे घोटाले से रूबरू कराने जा रहा है जिसमें नियमों और कायदों को ताक पर रखकर
करोड़ों की हेराफेरी की गई, बल्कि नौनिहालों के हक पर खुलेआम डाका भी डाला गया। तो कल सुबह 9 बजे से हमारे खास चैनल में IBC 24 पर ये देखना ना भूलें ऑपरेशन रावण।